नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल से जो है कल वाला जो हम लोग का पिछला जो क्लास हुआ था, तो वहां से हम लोगों ने जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान का सेगमेंट था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको पढ़ना शुरू किया था। और उसमें कल का जो लेक्चर हम लोग का था, उस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पहले समझा था कि आखिर विज्ञान क्या है और विज्ञान का हमारे जिंदगी में या हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें क्या उसका उपयोगिता है। इस चीज को हम लोगों ने समझा था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग मुख्य रूप से सेल जो कोशिका होती है, बायोलॉजी हम लोगों ने शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ था कोशिका, तो उसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये लेक्चर जो है ये आमतौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है ही। साथ ही साथ जो 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो 11th क्लास में बायोलॉजी लेकर के और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें ये लेक्चर जो है ये पूरा का पूरा आप जब पढ़ लीजिएगा तो आपको कोशिका के बारे में बहुत ही अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, ये मेरा दावा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए और पूरा इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है कोशिका के बारे में बहुत ही एक वाइड जो नॉलेज है उसको आप ग्रहण कीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम लोग का उसको हम लोग स्टार्ट करें। और कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सेल की अगर बात करें तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सेल जो है कोशिका, तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ये मैंने कल बताया था, साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसमें हम लोग कोशिका की संरचना और उसकी कार्यकी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहली चीज यानी कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ वो तो यही हुआ कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। दूसरी चीज, हमने कल आप लोग को ये भी बताया था कि आखिर कोशिका है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव, तो वो कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। प्रत्येक जीव जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए कोशिकाओं को हम लोग जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक। इसके साथ ही मैंने बताया था कि प्रत्येक जीव जो भी है वो पहला चीज तो कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए संरचनात्मक हो गया। इसके साथ ही साथ जीवों में संचालित जो भी जैविक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं जो हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं। इसीलिए हम लोग कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप कोशिका क्या है इस चीज का आप आंसर देने में सक्षम हो रहे होंगे। पहली चीज कि कोशिका क्या है जी? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। ठीक है, आगे हमने आपको बताया था कि कोशिका जो है, अब जैसे कि आप अगर मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एक और चीज बता दें, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते क्यों है। तो मैंने जैसा कि अभी आप लोग को तुरंत बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है, इसीलिए जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होगी? तो कोशिका होगी। अरे भाई, जिससे जीव मिलकर बना है वो उसका संरचनात्मक इकाई होगा। साथ ही साथ हमने अभी तुरंत बताया कि जीवों में जो भी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं कोशिका के माध्यम से ही संचालित होती हैं, इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को क्यों कहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सक्षम हो गए अब आंसर देने में।
कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा उनमें संचालित होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जो है वो कोशिका के माध्यम से संचालित होती हैं। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए, इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में मैंने बताया था कि कोशिका की खोज मैंने कल बताया था आप सभी को। एक बार फिर से आपको हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दें कि कोशिका की खोज जो है, ये खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे स्कॉटलैंड के। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। और किस चीज से किया था भाई, ये भी जान लीजिए। तो इन्होंने कॉर्क जो होता है, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्षों के छाल में कॉर्क जो पाया जाता है, तो उस कॉर्क का पतला काट लेकर के इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उस माइक्रोस्कोप में इनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखने को मिली। और इन्हीं संरचनाओं को इन्होंने, मैंने बताया था कि इन संरचनाओं को ही रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे सेलुला कहा था। ठीक है, इन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था, तो सेलुला कहा था, सॉरी सेल कहा था। ठीक, और ये जो सेल है, इस सेल से ही आगे चल के जो है, ये सेल जो था, इस सेल को हम लोग हिंदी में कोश कहते हैं। सेल को हम लोग हिंदी में कोश या कोठरी कहते हैं, या कंटेनर होता है इसका इंग्लिश रूपांतरण। और इस कोश से ही आगे चल के जो है रूपांतरित होकर और कोशिका बन गया। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पे बता दें कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था कॉर्क में, तो वो जो कोशिका थी वो निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कैसी कोशिका थी, तो निर्जीव कोशिका थी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था, तो निर्जीव कोशिका का खोज किया था। यानी कि जो वृक्षों के जो छाल होते हैं, तो वृक्षों के छाल की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो मृत होती हैं। तो यानी कि ये जो कोशिकाएं थी ये कैसी थी, तो मृत कोशिकाएं थी, यानी कि निर्जीव हो चुकी थी ये। ठीक है, निर्जीव या मृत कोशिकाएं थी जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये 1665 ईस्वी में इस कोशिका की खोज कर दिए, लेकिन ये निर्जीव कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और इस डायरेक्शन में जब इन्होंने खोज कर दिया कोशिका का, तो और भी ज्यादा जो वैज्ञानिक थे इस क्षेत्र में ज्यादा जो है रुचि लेने लगे, खोज शुरू कर दिए। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि एक और वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले जो है सजीव कोशिका का खोज किया था। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की है। ठीक है, तो चलिए यहां से 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था, तो वो निर्जीव या मृत कोशिका थी। ठीक है, अगला चीज, सबसे पहले सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो वो लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि इनसे लगभग 9 साल बाद जो है इन्होंने सजीव कोशिका की खोज कर दी। इसी तरह से कोशिका के बारे में अध्ययन चलता रहा। अभी तक आपको बता दें यहाँ पे जानकारी के लिए कि इन दोनों ने अलग अलग तरह की कोशिकाओं का खोज तो कर दिया था, लेकिन वाकई में कोशिका होती क्या है, इसका जो है हमारे लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया था। सिर्फ इन्होंने संरचना बता दिया था कि जी हाँ यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कोशिका कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका वाकई में होती क्या है। ये जो है आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस चीज का सबसे पहले हम लोग को जानकारी देने वाले 2 व्यक्ति थे, जिनमें से एक थे एम स्लाइडेन और अगले थे टी स्वान, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि
इस तरह से जो है लगातार अध्ययन आगे बढ़ता रहा और इसी क्रम में हम लोग देखें तो लगातार खोज होते रहा। 1831 की बात है। 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज कर दी। केंद्रक की खोज इन्होंने बताया कि जी जो कोशिका के भीतर जो गोलाकार जो गाढ़ी संरचना होती है उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। आपसे पूछेगा कि केंद्रक की खोज किसने किया था, तो वो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने की केंद्रक की खोज किया था, न्यूक्लियस का केंद्रक, या इसी को हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे जो है और भी रिसर्च आगे बढ़ा और 1839 की बात है। 1839 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन ने सबसे पहले जो है जीव द्रव्य का खोज कर दिया। जीव द्रव्य का इन्होंने खोज किया। इन्होंने बताया कि जी कोशिका के भीतर जो है अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, इन्होंने बताया। लेकिन जीव द्रव्य की खोज तो कर दिए, लेकिन यही नहीं बताया कि ये है क्या, इसका नामकरण नहीं कर पाए थे। और लगे हाथों 1839 में जीव द्रव्य के नामकरण की अगर बात करें तो जीव द्रव्य का नामकरण करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे। तो इस तरह से ये माना जाता है कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने, जबकि खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था। चलिए यहां से इतना सारा क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोज 1674 में लीवेनहॉक, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, और उसके बाद में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, प्रोटोप्लाज्म का, तो वो किए थे पुरकिंजे। जीव द्रव्य या इसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज डुजार्डिन ने किया, जबकि इसका नामकरण जो है वो पुरकिंजे ने किया था। चलिए इतनी सारी बातें तो हमने आपको बताया, लेकिन अभी तक ये जितने भी वैज्ञानिक हुए, जैसा कि मैंने इतने सारे वैज्ञानिकों का नाम लिया, इसमें बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे, रॉबर्ट हुक रहे, लीवेनहॉक जिनको कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहते हैं, रॉबर्ट हुक जिनको हम लोग साइटोलॉजी का फादर कहते हैं, साइटोलॉजी का फादर यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, ये भी महान व्यक्ति जिन्होंने कि केंद्रक की खोज कर दी। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी वैज्ञानिक जो है, वो ये नहीं बता पाया था कि कोशिका आखिर है क्या, कोशिका है क्या, और प्लस में कोशिका का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये किसी ने नहीं बताया था। और लगे हाथों इस चीज पे भी रिसर्च चल ही रहा था, और इस रेस में सबसे आगे जो व्यक्ति निकले उनमें से दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक का नाम जो है अभी हम बताएं आपको, तो एक का नाम था एम स्लाइडेन। पहले व्यक्ति का नाम था एम स्लाइडेन। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो 1838 में दिया था। और इसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था टी स्वान, या इनको थियोडोर स्वान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1839 में अपना थ्योरी दिया। ठीक है, इन दोनों के थ्योरी को मिला करके और फिर एक सिद्धांत बना दिया गया, एक थ्योरी बना दिया गया कंबाइन रूप से, और उस थ्योरी को ही हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इसी को सेल थ्योरी कहा जाता है। सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण चीज आपको हमने बताया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम स्लाइडेन और टी स्वान ने किया था 1838 से 39 ईस्वी में। ठीक, अब जो है हम आपको बताएं कि आखिर ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, जो सेल थ्योरी इन्होंने दिया,
तो इस सेल थ्योरी में इन्होंने कहा क्या था, ये बात हम आपको बता दें। तो इसमें इन्होंने मुख्य रूप से दो बातें कही थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न भी आएंगे। और इनके द्वारा जो सबसे पहली बात कही गई थी वो ये थी कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से बना होता है। सबसे पहला तो इन्होंने ये थ्योरी दिया कि प्रत्येक जीव जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका से बना होता है। सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट ये था कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और इन्होंने दूसरा थ्योरी जो है यहीं पे लगे हाथों दे दिया कि जीवों में जो भी संचालित होती हैं जैविक क्रियाएं, जीवों में संचालित जैविक क्रियाएं, जीवों में संचालित जैविक क्रियाएं कोशिका के द्वारा होती हैं, कोशिका के द्वारा होती हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये मिला करके और इसी को सेल थ्योरी कह दिया गया। ठीक है, और इस सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम स्लाइडेन और टी स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जो, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम स्लाइडेन और टी स्वान। कोशिका सिद्धांत है क्या, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जीवों में संचालित सभी जैविक क्रियाएं जो हैं उनके लिए कोशिका उत्तरदायी होती है, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा ही जीवों में सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। और इसी के आधार पे कोशिका का डेफिनेशन भी बना था कि कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए, तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और हम महत्वपूर्ण चीज बता दें कि कोशिका जो सिद्धांत है, जो सेल थ्योरी है, वो कुछ जो कोशिकाएं हैं उन पे लागू नहीं होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है उसकी अगर बात करें तो वो है विषाणु। विषाणु की जो कोशिका है, तो विषाणु कोशिका पे ये सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। विषाणु क्या है जी, तो अपवाद है। अपवाद का मतलब कि इस कोशिका पे, विषाणुओं की कोशिका पे सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत जो है उसका अनुपालन नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग आरबीसी जो है इसको भी ले सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को ले सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो इन सभी पे जो कोशिका सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। इसके अलावा और भी ले सकते हैं विरोइड वायरस, आरबीसी, माइकोप्लाज्मा। तो इन सभी कोशिकाओं पे जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनमें से किस कोशिका पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, और इनमें से कोई एक रहेगा और बाकी तीन दूसरे रहेंगे। तो उस स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग आगे बढ़ाएं। इतनी कहानी चलने के बाद में आ गया जो है 1855 और 1855 में ये पता चला कि आखिर कोशिका जो है वो बनती कैसे है। कोशिका के निर्माण से संबंधित जो तथ्य था उसका सबसे पहले उद्घाटन यही जो 1855 है इस साल में हुआ था। और इस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विर्चो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक कोशिका जो है पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। चलिए
ठीक है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसने सबसे पहले पहले कोशिकाओं की उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया था। तो कोशिका के उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले पहले किसने बताया था? तो विर्चॉव ने बताया था। कब? 1855 में। और इन्होंने बताया कि जो भी कोशिकाएं हैं, सुनिए ध्यान से, इन्होंने ये कहा था कि जो भी कोशिकाएं हैं वो स्वतः नहीं होती हैं, यानी कि वो पहले से जो कोशिका है, तो पहले से कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उन्हीं कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसने कहा था? विर्चॉव ने कहा था। यानी कि कोई भी जो नई कोशिका है वो कहां से बनेगी? तो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनेगी। ये क्लियर है एकदम। ये आगे चल के सेल थ्योरी में इसको भी ऐड कर लिया गया था कि कोशिका जो है वो किससे बनती है? तो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ये कहा किसने था? तो विर्चॉव ने कहा था। चलिए, इतना तक कहानी चल ही रहा था। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्स सुल्ज। ठीक है, मैक्स सुल्ज एक वैज्ञानिक थे जो आए, उनके बारे में भी अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। अगले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था मैक्स सुल्ज, और इन्होंने अपना जो थ्योरी था वो 1661 ईस्वी में दिया, 1861 ईस्वी में इन्होंने अपना थ्योरी दिया था। 1861 में इन्होंने अपना थ्योरी जो दिया मैक्स सुल्ज ने, मैक्स सुल्ज ने जो अपना थ्योरी दिया, उस थ्योरी को हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के नाम से। ठीक है, मैक्स सुल्ज के थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी इन्होंने दिया था। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने सबसे पहले पहले ये बात बताया था कि कोई भी कोशिका जो है वो जीव द्रव्य का एक पिंड होती है। इन्होंने क्या कहा था कि कोशिका जो है तो कोशिका जीव द्रव्य, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका जो है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। ठीक है, पिंड है। इन्होंने कहा था सबसे पहली बात कि कोई भी कोशिका जो है वो क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का ही एक छोटा सा पिंड है, और इस पिंड के बीच में एक गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। यानी कि जिसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये मैक्स सुल्ज ने कहा था। और मैक्स सुल्ज के इस थ्योरी को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत, या कहीं कहीं आपको इसके बारे में मिलेगा जीव द्रव्य मत, या इसी को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैक्स सुल्ज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मैक्स सुल्ज। इन्होंने कब ये थ्योरी दिया था? तो 1861 में। और इस थ्योरी के प्रमुख बातें क्या थी? तो इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया था कि कोई भी कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है जिसके बीच में जो है एक केंद्रक पाया जाता है, और उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सबसे पहले मैक्स सुल्ज ने बताया था। ठीक, और इनके इस थ्योरी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत या जीव द्रव्य मत या प्रोटोप्लाज्म मत के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद में एक और प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में हम आपको बता दें। 1884 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, और इन्होंने सबसे पहले बताया था केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में इन्होंने ये बताया कि जो अनुवांशिक लक्षण है, तो अनुवांशिक लक्षणों के वंशागति में केंद्रक का भी योगदान होता है। इन्होंने कहा कि जो अनुवांशिक लक्षण है
अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति। तो अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति में केंद्रक का योगदान होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताने वाले व्यक्ति का नाम था स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले बताया कि कोई भी जो पैतृक जो गुण है, जो अनुवांशिक लक्षण है, तो अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति जो होती है, जो मतलब कि माता पिता से अगर मान लेते हैं उनके संतान में अगर उनका ट्रांसफर होता है, तो इस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये किसने कहा था? तो स्ट्रॉसबर्गर ने कहा था। तो चलिए, ये तो प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने कोशिका के बारे में जाना। अब जो है हम लोग सबसे पहले कोशिका के जो आकार होते हैं, कोशिका की जो आकृति है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, पहले हम बात करेंगे कोशिका की आकृति, कि कोशिका की आकृति कैसी कैसी हो सकती है। और कोशिका की आकृति के बारे में हम आपको बताएं तो इसमें काफी ज्यादा विविधता पाई जाती है। कोशिका के जो आकृति है, तो कोशिका की आकृति में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। और इसके प्रमुख जो टाइप है उसको हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कोशिकाएं जो है ये गोलाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं? तो गोलाकार होती हैं। और इस प्रकार की अगर कोशिकाओं की बात करें हम लोग कि गोलाकार कोशिकाओं का एग्जाम्पल कुछ अगर हम लोग लें, तो इसमें सबसे पहला जो है, इसी को हम लोग लिम्फोसाइट कह सकते हैं। लिम्फोसाइट जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड सेल है एक प्रकार का, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी में आपका न्यूट्रोफिल आ जाएगा। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। तो ये सभी जो कोशिकाएं हैं ये गोलाकार होती हैं। आरबीसी जो है ये भी एक प्रकार की गोलाकार कोशिका ही होती है, जो कि चपटी होती है। आप लोग जब आरबीसी के बारे में पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि आरबीसी जो है वो चपटी गोलाकार कोशिका होती है। तो इस तरह से कुछ कोशिकाएं जो हैं उनकी आकृति कैसी होती है? तो कुछ कोशिकाओं की आकृति जो है वो गोलाकार होती है। कुछ कोशिकाएं जो हैं ये अंडाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। और अंडाकार अगर कोशिकाओं की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा वो होगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय पौधे के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग। क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है? तो एक कोशिकीय पौधा है। एक कोशिक पौधा। क्लेमाइडोमोनास को हम लोग एक कोशिकीय पौधा के नाम से भी जानते हैं। और ये एक प्रकार का जो है अंडाकार कोशिका है। हालांकि कुछ क्लेमाइडोमोनास जो है वो गोलाकार आकृति वाले भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्लेमाइडोमोनास का आकार है वो कैसा होता है? तो वो अंडाकार होता है। वहीं अगर अगला अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका हो जाएगा दंडाकार या छड़ाकार। और छड़ाकार अगर हम लोग कोशिका की बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और इसके बारे में आपको बताएं तो बैसिलस का मतलब ही होता है रॉड शेप्ड। ठीक है, रॉड शेप्ड होता है बैसिलस का मतलब। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो है वो किस प्रकार का कोशिका है? लैक्टोबैसिलस की कोशिका कैसी होती है? तो वो छड़ाकार होती है। इसके अतिरिक्त और भी जो बैसिलाई जो जीवाणु होते हैं तो उनकी कोशिकाएं आमतौर पे छड़ाकार होती हैं। इसके अलावा और अगर हम आपको बताएं तो इसी में आपका आ जाएगा ताराकार। और ताराकार जो कोशिका है इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका आमतौर पे ताराकार ही होती है। तंत्रिका कोशिका के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो तंत्रिका कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलेगा एक साइटोन। तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा
तो उसमें एक चीज मिलेगा जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। जैसे कि देखिए इस टाइप से जो है आपकी तंत्रिका कोशिका होती है और इसमें जो बीच वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग साइटोन कहते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइटोन जो है वो एक प्रकार से कैसा है, तो ताराकार संरचना है। तो इस तरह से ताराकार अगर स्ट्रक्चर वाली कोशिकाओं की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एग्जाम्पल है वो तो तंत्रिका कोशिका ही हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ कोशिकाएं जो है इनके आकार अनियमित होते हैं, इनके आकार अनियमित होते हैं। और अनियमित आकार वाले कोशिकाओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्पल मिलेगा अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो अमीबा जो है, अमीबा एक प्रकार के अनियमित कोशिका वाला जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका जो है वो कैसी होती है, तो वो अनियमित होती है। तो इस तरह से ये प्रमुख जो है कोशिकाओं की आकृतियां हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और भी टाइप मिलेंगे, जैसे कि अगर बैक्टीरिया की कोशिका की ही हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया में आपको बैसिलाई, कोकाई, इसके बाद में आपका स्पाइरिलम और विब्रियो 4 प्रकार के मिलते हैं। कॉमा के आकार के भी कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद में जो है गोलाकार, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद में आपका स्पाइरिलम यानी कि जो सर्पिलाकार है, तो सर्पिलाकार कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये प्रमुख टाइप थे, यानी कि कोशिका की आकृति जो है, तो कोशिका की आकृति में बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत दिखाया आप लोग को। अब जो है हम लोग जो प्रमुख कोशिकाएं हैं जिनके बारे में आमतौर पे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बता दें। आकार की अगर बात करें तो आकार के आधार पर भी कोशिकाओं में काफी ज्यादा विविधता है। ये कुछ माइक्रोन से लेकर के, ठीक है, कुछ माइक्रोन से लेकर के और कुछ एमएम तक हो सकती हैं। माइक्रोन से लेकर के और एमएम तक हो सकती हैं, कुछ माइक्रोन से लेकर के और कुछ एमएम तक हो सकती हैं, सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। इसी के आधार पर जो है सेंटीमीटर यहां पर भी ले सकते हैं। मीटर में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि अगर तंत्रिका कोशिका की ही बात करें तो वो मीटर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके आकार में भी काफी ज्यादा विविधता पाई जाती है और इस विविधता के आधार पर ही कुछ प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं। अगर ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें हम लोग, तो इस कोशिका को हम लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका है जिसका आकार जो है 0.1 माइक्रोन होता है, यानी कि ये काफी छोटी, काफी जो है सूक्ष्म कोशिका होती है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें सबसे बड़ी कोशिका की हम आपको बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये आमतौर पे 170 mm तक हो सकता है, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये लगभग आपका 170 mm तक हो सकता है। इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण कुछ कोशिकाएं पूछी जा सकती हैं और इसी में सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताएं आपको, तो मानव शरीर की एक सबसे लंबी जो कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा जाता है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें मानव शरीर की तो वही जो तंत्रिका कोशिका मैंने आपको बताया था, तंत्रिका कोशिका, या इसी को हम लोग, तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका पूछे तो आपका हो जाएगा न्यूरॉन। वहीं अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे मानव शरीर की
मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो उस स्थिति में जवाब जो है वो हो जाएगा अंडाणु। यानी कि जो फीमेल गैमीट होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। और वहीं अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है ये जो मेल गैमीट होते हैं, जिनको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं, तो यही शुक्राणु जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और यहां से आमतौर पे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको मैंने बताया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल तो कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल तो आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर में तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में तो अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका मानव के शरीर में तो वो हो जाएगा आपका शुक्राणु। ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने कोशिका के बारे में समझा आज के लेक्चर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने आज का जो क्लास है उसको पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। अब जो है इसके बाद में हम लोग मुख्य रूप से जो कोशिकाओं के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से जो जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इस लेक्चर को हम उम्मीद करते हैं कि देख करके पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा। हम पीडीएफ भी हो सकता है कि एक दो दिन में आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस टॉपिक का। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम अपने पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हमारे जो भी वीडियोज हों उसके बारे में रेगुलर अपडेट मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को निरंतर जो है वो जारी रख सकें। चलिए धन्यवाद।